नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी लहर में। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्लास 6 में जियोग्राफी का 6th चैप्टर, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इस चैप्टर के अंतर्गत बच्चों हम पढ़ेंगे पठार, पर्वत और अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ठीक है, ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। किस प्रकार से, देखिए बताते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं पर क्या होता है, धंस जाती है। हम आगे देखेंगे किस प्रकार से। देखिए, थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या आप जानते हैं कि पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। जो पहाड़ होते हैं वो जमीन से ऊपर की ओर उठे होते हैं। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को क्या बोलते हैं हम, पर्वत। ठीक है, 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। जैसा कि हमने पढ़ा था एवरेस्ट वाला पर्वत, ठीक है, 8400 समथिंग मीटर कुछ ऊंचाई थी उसकी। अब देखिए, यहाँ पर स्थल रूप के कई सारे यहाँ पर एग्जाम्पल हैं इस पिक्चर के माध्यम से। ये देखिए, पर्वत श्रृंखला हो गई, यहाँ पर सारे पर्वत दिए हुए हैं। ये दूसरे पर्वत हो गए। ये आपको पठार रूप में है जो छिछले होते हैं, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि कुछ उभरे हुए होते हैं, ऊपर की ओर उठे, और कुछ नीचे की ओर धंसे होते हैं। और देखिए, यहाँ पर झील, नदी, डेल्टा, मुहाना, ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, विभिन्न स्थल रूप थे। ठीक है, स्थल रूप के अनेकों रूप थे। अब दूसरी यह बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया होती है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या बोलते हैं, अपरदन। जैसे मृदा अपरदन होता है ना, कि अगर वृक्षों को ज़्यादा काटा जाता है उस जगह फिर क्या होता है, मिट्टी का कटाव भी बढ़ जाता है, वहाँ पर मिट्टी रुकती नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या बोलते हैं, अपरदन। अब अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। या तो बहुत ज़्यादा बहता हुआ जल होता है तब होती है, ये अपरदन होता है। ठीक है, या तो फिर बहुत ही तेज़ हवा, आंधी उस जगह पर है, या बर्फ़ से ढका रहता है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर देखिए निक्षेपण, जैसा कि यहाँ हमने अभी देखा कि अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। अगर हम दोबारा वहाँ पर काम करें या चीज़ों को फिर से अच्छा करने की कोशिश करें तो फिर वहाँ पर दोबारा से पेड़ पौधे उगाएं तो अपरदन को रोका जा सकता है। अब हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर, जैसे पर्वत हो गया, पठार और मैदान में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पर्वत, पठार और मैदान के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानकारी करेंगे पर्वत के बारे में। तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि देखिए, पर्वत जो है वो पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। ठीक है बच्चों, जो पर्वत है वो अपने आप, ये जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं ज़मीन के अंदर, वो एक दूसरे से जब टकराती हैं तो उसी के हिसाब से धीरे 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 बहुत लंबे समय पर पर्वतों का फिर निर्माण होता चला जाता है। और ये प्रक्रिया कोई एक दिन में नहीं होती, ये निरंतर होती रहती है और कई वर्षों के बाद हमें वो चीज़ रिजल्ट में देखने को मिलती है। तो देखिए, ये सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार जो है, बेस उसका, वो चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ जो होते हैं वो बादलों से भी ऊंचे होते हैं। कई बार आप बहुत ऊंचाई पर जाएंगे तो आप देखते होंगे कि बादल आपके नीचे होते हैं। तो कई पहाड़ ऐसे हैं जो उस ऊंचाई को भी क्रॉस कर देते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ भी होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। ठीक है, आप ये हिमालय वाली रेंज में जाएंगे जब, तो वहाँ पर ये चीज़ें हिमानी इधर देखने को मिलेगा। वहाँ पर बर्फ़ की नदियाँ जम जाती हैं। लद्दाख में वो नदी है, हमने पढ़ा था लास्ट कौन सा चैप्टर था, जांस्कर नदी, वहाँ पर 2 नदियाँ मिलती हैं। तो यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत है जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण
पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ की जो जलवायु होती है वो उसे वहाँ कठोर होती है। कठोर किस प्रकार से कि एक तो बहुत ठंडी होती है और वहाँ पर हर तरह का हमको सुविधा वहाँ पर नहीं मिल सकती, तो वहाँ पर बहुत कम लोग ही वहाँ पर रह सकते हैं। हर एक कोई यहाँ नीचे मैदानी इलाके से जाए और सोचे वहाँ रह ले तो वो संभव नहीं होता वहाँ पर जीवन उतना। जो वहाँ पर रह रहे हैं वही वहाँ पर रह सकते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। वहाँ पर खेती भी बहुत कम होती है। उन्हीं पहाड़ों को काट काट कर ऐसे ढलान वाली खेती की जाती है और अपने जीवन यापन के लिए वो वहीं पर जो ज़रूरी चीज़ें होते हैं उन्हें उगाते हैं। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, देखिए श्रृंखला। ये देखिए सामने ये पिक्चर है जिसे श्रृंखला कहा जाता है। ये आपने पिक्चर देखी सामने, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखिए वलित पर्वत हिमालय का, ये देखिए हिमालय की रेंज है, ये वलित पर्वत इस प्रकार से। तो हमने यहाँ पर देखा कि पर्वत एक रेखा क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं और उस रेखा क्रम को क्या कहते हैं, उस रेखा क्रम को श्रृंखला कहते हैं। ठीक है। अब बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो कि सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये हमने अभी पीछे चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है, बिल्कुल, क्योंकि कोई भी पर्वत है वो बहुत सारे जो एक ही आकार के नहीं होते, एक ही हाइट के नहीं होते, सभी अलग अलग होते हैं। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला वलित पर्वत जिसकी हमने अभी पिक्चर देखी, दूसरा है देखिए भ्रंशोत्थ पर्वत और तीसरा है ज्वालामुखी। अब हम इन तीनों की डिटेल्स पढ़ेंगे कि मतलब ये हैं क्या और ये किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं। जो हिमालय पर्वत है और आल्प्स, ये दोनों किसके उदाहरण हैं, वलित पर्वत के, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ होती है और शिखर कैसा होता है, शंक्वाकार होता है। ठीक है। उबड़ खाबड़ सतह होती है और शिखर जो होता है उनका वो शंक्वाकार होता है। भारत की जो अरावली श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है। देखिए हमने यहाँ पर हिमालय और आल्प्स का वलित पर्वत में उदाहरण लिया, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भारत की अरावली श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत की श्रृंखला है। ठीक है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। तो ये भी वलित पर्वत की श्रेणी में आते हैं। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। कौन सा, यूराल पर्वत और अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। ये दोनों अपलेशियन तथा रूस उत्तरी अमेरिका के। ठीक है। अब देखिए जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाकार रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। बेसिकली ये ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे पठार के बारे में। तो देखिए पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। ये देखिए ये पर्वत से बिल्कुल अलग होती है। पर्वत तो ऊंचाई में होते हैं, पठार जो होते हैं वो ज़मीन से थोड़ी ही उठी हुई होती है पर सपाट भूमि से जुड़ी हुई होती है, उभरी हुई होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग जो है वो मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की जो ऊंचाई होती है वो प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार फीट तक हो सकती है। ठीक है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं, कुछ प्राचीन हो सकते हैं और कुछ नए हो सकते हैं। भारत में जो दक्कन पठार है वो पुराने पठारों में से एक है। देखिए केन्या, तंजानिया तथा युगांडा ये जो हैं ये पूर्वी अफ्रीका पठार में आते हैं। ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। अब तिब्बत का पठार जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। ये आप ध्यान रखिएगा कि जो तिब्बत का पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें लिखी हुई हैं। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। जो पठार होते हैं वहाँ पर बहुत सारी खनन से आशय है,
बहुत सारी वहाँ खदानें होती हैं। तो जो अफ्रीका का पठार है वो देखिए सोना और हीरो के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है वो लोहा, कोयला और मैग्नीज के वहाँ पर क्या है, बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। ये सामने देखिए ये पठार का एक पिक्चर बना हुआ है। अब देखिए पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। जैसे भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित जो हुंडरू करके जलप्रपात तथा कर्नाटक में है एक जोग जलप्रपात, इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। जो कि लावा पठार में देखिए काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जो उपजाऊ है, खेती के लिए भी वो काफ़ी अच्छी होती है काली मिट्टी। अभी हम ये चैप्टर भी हम आगे आगे जैसे हमारी क्लास बढ़ेगी तो अभी हम मिट्टी के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। कई पठारों में देखिए रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कई जगह बहुत अच्छे इस तरह से पर्यटक स्थल होते हैं जहाँ पर लोग घूमने फिरने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं मैदान के बारे में। तो मैदान आप सभी देखिए समझते होंगे कि मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते, क्योंकि वो प्लेन होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान जो होते हैं वो नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बन जाते हैं। नदियाँ जो होती हैं वो पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं और उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे उसमें बहुत कुछ शामिल होता है, पत्थर, बालू, सिल्ट, वे सब जो घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण हो जाता है। वो सब चीज़ें वहाँ पर आकर जमा हो जाती हैं, जैसे बालू, पत्थर, सिल्ट, ये सारी चीज़ें हो गई, और धीरे धीरे वो क्या होता है, मैदान के रूप में सामने आ जाता है। तो इस तरह से हमारे मैदान बन जाते हैं। अब देखिए सामान्यतः जो मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित देखिए जो भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान है, तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। भारत में कौन सा है देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, और चीन में यांगत्से नदी का मैदान, ये बहुत इसका जो है प्रमुख उदाहरण है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, स्थल रूप एवं लोग। तो देखिए स्थल रूप एवं लोग, स्थल रूपों की जो विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें जो होती हैं, ये देखिए ये सामने एक पिक्चर दी हुई है, यहाँ पर फसल धान की शायद बुआई हो रही है। ये देखिए मैदानी इलाके की ये पिक्चर है। तो देखिए जो मैदानी जगह होती है वहाँ पर क्या होता है, फसलें उगाना, घर बनाना और सड़कें बनाना, ये जो पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में होता है उनसे बहुत ही अधिक आसान होता है। क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ का जीवन यापन जो है वो इतना सरल नहीं होता। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए कुछ अंतरों को, कभी कभी देखिए प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान या बाढ़, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ही अधिक विनाश का कारण बन जाती हैं कई बारी। तो इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये गंगा नदी का एक प्रदूषित नदी का यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है कि किस प्रकार से हम मतलब अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, पानी किस तरह से गंदा हो रहा है। पृथ्वी पर जो रिसोर्सेस हैं हमारे लिए जिनका हम सही से उपयोग कर सकते हैं वो चीज़ें किस प्रकार से ख़राब हो रही हैं। तो देखिए ये पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन, ये देखिए आप, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु और स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और स्वच्छ वातावरण जो है वो प्राथमिक आवश्यकताओं के रूप में शामिल हैं। ये देखिए यहाँ पर कई सारी पिक्चर्स हैं जिनके माध्यम से आप देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक में दी हुई हैं। ये देखिए तो इस प्रकार बच्चों हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है।
और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में। और 6th की क्लास की जियोग्राफी का शायद हमारा सिर्फ लास्ट चैप्टर रहता है, वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।